हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉट वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 95% केमिस्ट्री में लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में ख़त्म होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। क्या कहा है कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 55.56 मोल होती है। क्या होती है? 55.56 मोल आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। सर्वाधिक क्वथनांक किसका है? यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज है, यूरिया है, पोटेशियम नाइट्रेट है और सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो इन चारों में से सोडियम सल्फेट का सर्वाधिक क्वथनांक होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया कि सर्वाधिक क्वथनांक किसका है तो आपको बताना है सोडियम सल्फेट का है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य का मतलब होता है अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परासरण दाब ये अणुसंख्य गुणधर्म है, बाकी के जो तीन हैं ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अभी इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वहां पर कह रहा था कि अणुसंख्य गुणधर्म है, मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण कौन सा है, और इसमें कह रहा है कि कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो वाष्प दाब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, परासरण भी करता है और हिमांक में अवनमन भी करता है। और बचा क्या पृष्ठ तनाव, ये आपका अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। और जितने भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वो सारे अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है, ये आपको इसमें बताना है। जैसे कि धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या फिर इन सभी पर। तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन सभी पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इन सभी पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करने हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता की इकाई है, विशिष्ट चालकता की इकाई है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है तो आप बताएंगे सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और यहाँ से 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कोलराउस नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी अगर कह रहा है तो इसमें हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है।
इस वीडियो को अंत तक देखिए मेरे भाई, इतनी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मोलर चालकता लैम्डा m इनफाइनाइट है, ठीक है, और बराबर पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस नेगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, यानी कि NaCl जब हम लेते हैं तो NaCl बराबर होता है Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस Cl माइनस लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। ये आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है निर्नष्ट समीकरण क्या है। कौन सा निर्नष्ट समीकरण क्या है, इसका आपको डेरिवेशन भी करना होता है, लेकिन फिलहाल 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इतना ही लिखना होता है, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण होती है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10⁻1/m प्लस, ठीक है। क्या बताया हमने, आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग जब याद करोगे, लिखोगे 2-3 बार, तब आसानी से याद हो जाएगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में। क्वेश्चन दिया गया है शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगर ये 5 नंबर में आ जाएगा तो आपको इसका क्या करना होगा, पूरा डेरिवेशन, शून्य कोट की अभिक्रिया का पूरा डेरिवेशन अगर आता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर सिर्फ पूछा जाता है शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वह अभिक्रिया जिसकी दर जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है वो शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। जो अभिकारक अणुओं की शून्य घात पर निर्भर करती है वो भी शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो जिस प्रकार से आप लिखना चाहो उस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको ये दिखाना होता है कि इसमें कोई भी सांद्रता निर्भर नहीं करती है, ठीक है, इसीलिए इसको शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोट यानी कि अभिक्रिया की कोट को समझाइए। यहाँ पर है अभिक्रिया की कोट, यहाँ पर था शून्य कोट, यानी कि जैसे शून्य कोट होता है, प्रथम कोट होता है, तो वही कहा गया है कि कोट आखिर है क्या, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है, ठीक है। जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये जो कोट आता है ये कोट क्या है ये आपको समझाना है। तो कोट क्या होती है देख लीजिए, अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। क्या कहा गया कि अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेग नियम क्या है। क्या कहा गया, वेग नियम क्या है। तो इसमें हम लिखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। वेग नियम में हम लिखेंगे ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है वेग नियम कहलाता है। मतलब कहा गया है कि ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाएगा वेग नियम कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है हीलियम के 2 उपयोग लिखिए।
ठीक है। जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनके सभी के उपयोग आपको याद होने ही चाहिए। तो टेंशन मत लीजिए, सारे आपको याद करवा देंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। तो हीलियम के दो उपयोग क्या होते हैं, जैसे गुब्बारों में तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। कहाँ भरी जाएगी? गुब्बारों में। दूसरा, वायुयानों के टायरों में। तीसरा है, गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण मिलाया जाता है। ठीक है, अगर हीलियम के दो उपयोग पूछेगा तो आप बताएंगे गुब्बारों में भरी जाती है, दूसरा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, तीसरा गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण मिलाया जाता है। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। फिलहाल हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।